हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है एग्जाम आने वाले हैं फंडामेंटल की तैयारी के लिए। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं नया टॉपिक, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, हॉस्पिटल क्या है। ए हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द मेडिकल एंड नर्सिंग केयर ऑफ इल एंड इंजर्ड पर्सन नीडिंग कॉम्प्लेक्स सर्विसेज विद ए हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। यानी हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी जगह, एक ऐसा संस्थान होता है जहां पर मेडिकल मतलब मरीज का ट्रीटमेंट दवाइयों के द्वारा, केयर के द्वारा, और नर्सिंग देखभाल के द्वारा इंजर्ड बीमार व्यक्ति और चोटग्रस्त व्यक्तियों को सर्विसेज दी जाती है, जिससे कि उनको जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो दिक्कतें हैं, वो ठीक की जाए। द वर्ड हॉस्पिटल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड हॉस्पिटलिस। यानी ये शब्द जो है वो किस लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? हॉस्पिटलिस से, विच मीन्स फ्रॉम हॉस्पिस। हॉस्पिस मतलब होता है होस्ट। होस्ट मतलब क्या होता है? गेस्ट। गेस्ट यानी कि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहां पर मरीज एक गेस्ट की तरह आता है और वहां पर उसका इलाज होता है, ठीक होता है और घर चला जाता है। जैसे हम किसी के यहाँ गेस्ट बन के जाते हैं तो वहां पर कुछ समय के लिए रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो इसी तरीके से इस हॉस्पिटल शब्द से, जिसका मतलब होता है हॉस्पिस यानी गेस्ट, शब्द से लिया गया है, बनाया गया है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मीन्स ए इंस्टीट्यूशन इन विच सिक और इंजर्ड पर्सन आर केयर्ड फॉर। यानी हॉस्पिटल का मतलब क्या हुआ? ऐसी जगह जहां पर बीमार व्यक्ति और चोटग्रस्त व्यक्ति की देखभाल की जाती है, उसे हम हॉस्पिटल कहते हैं। तो हॉस्पिटल एक ऐसी जगह हो गई जहां पर कि मरीज की देखभाल होती है, केयर होती है, इंजर्ड और सिक, उसे हम हॉस्पिटल कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम एक सिंपल डेफिनेशन की, हॉस्पिटल की डेफिनेशन। हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर केयर, क्योर एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिक एंड बाउंडेड फॉर द स्टडी ऑफ डिजीज एंड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द डॉक्टर एंड नर्सेज। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह, ऐसा संस्थान है जहां पर के मरीज की देखभाल की जाती है, उसकी केयर की जाती है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है उसे ठीक करने के लिए, और उसकी बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, और डॉक्टर और नर्सेस की ट्रेनिंग भी कराई जाती है। उस इंस्टीट्यूशन को हम हॉस्पिटल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हॉस्पिटल हैव बीन क्लासिफाइड इन मेनी वेज बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। यानी बहुत सारे आधारों पर हम हॉस्पिटल को डिवाइड कर सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड बेड कैपेसिटी। यानी हॉस्पिटल में जो बेड कैपेसिटी होती है, उसका जो साइज होता है, उसके आधार पर हम उसको तीन में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड बेड कैपेसिटी हॉस्पिटल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। पहला स्मॉल हॉस्पिटल्स, मीडियम साइज हॉस्पिटल्स एंड लार्ज साइज। स्मॉल हॉस्पिटल्स कौन से होते हैं? जिनमें जो बेड की कैपेसिटी होती है वो 100 या 100 से कम होती है, बेड कैपेसिटी 100 और लेस। मीडियम साइज हॉस्पिटल्स जिनमें 101 से लेकर के 300 तक बेड होते हैं, उसे हम मीडियम साइज हॉस्पिटल्स कहते हैं। 100 से कम हो गए, स्मॉल हॉस्पिटल्स हो गए। और 300 से अधिक यानी 301 से लेकर के 1000 या इससे अधिक होते हैं, उसे लार्ज साइज हॉस्पिटल। इस तरीके से हमने तीन में डिवाइड कर दिया, स्मॉल हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल एंड लार्ज साइज हॉस्पिटल। तो ये किसके आधार पर हमने डिवाइड किया? बेड की कैपेसिटी के आधार पर। इसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ कम्युनिटी, हेल्थ कम्युनिटी के आधार पर हम उसको जो डिवाइड कर रहे हैं, ऑन द हेल्थ कम्युनिटी रिपोर्ट इट इज रिकमेंडेड टू क्लासिफाई द हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू बेड स्ट्रेंथ। बेड स्ट्रेंथ के आधार पर यानी कम्युनिटी, समुदाय के आधार पर उसको हम किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। तो एक हो गया टीचिंग हॉस्पिटल। टीचिंग हॉस्पिटल यानी जहां पर बेड की कैपेसिटी 500 या 500 से अधिक होती है, वो टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उनकी बेड की स्ट्रेंथ कितनी होती है? 200 से लेकर के 500 बेड तक। एक तालुका हॉस्पिटल्स होते हैं, तालुका हॉस्पिटल जो तहसील लेवल पर होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो 50 से 200 के बीच होती है। एक सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं जिनकी बेड की स्ट्रेंथ 30 से लेकर के 50 होती है। और एक प्राइमरी पीएससी जिसको बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, जिनकी बेड कैपेसिटी 6 टू 10 होती है। तो ये किसके आधार पर? कम्युनिटी के आधार पर इसको हमने डिवाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, यानी
ओनरशिप, उसके जो मालिक होते हैं, उसको जो कंट्रोल कर रहे हैं, उसके आधार पर भी हम हॉस्पिटल्स को डिवाइड करते हैं। तो उसको हम 2 में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, हॉस्पिटल आर क्लासिफाइड इनटू 2। एक तो गवर्नमेंट और एक दूसरे नॉन गवर्नमेंट। तो पहला गवर्नमेंट और पब्लिक हॉस्पिटल, these are run by central state government or local bodies or non commercial lines. They can be general hospital or specialized hospital or both। यानी ये ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, सरकार पर इसका होल्ड होता है, ओनरशिप सरकार की होती है और वहां पर फ्री में सारी केयर देखभाल की जाती है। और ये स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हो सकता है, जनरल हॉस्पिटल भी हो सकता है। स्पेशलाइज यानी जैसे किडनी का हो गया या फिर कैंसर हॉस्पिटल हो गया, ट्यूबरक्लोसिस के हो गए, टीबी हॉस्पिटल्स हो गए, ये इस तरीके से हो सकते हैं। दूसरा बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। दे आर सपोर्टेड बाय क्लाइंट्स फीस। नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर फर्दर क्लासिफाइड एज आइदर प्रॉपर्टी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रायोरिटीज हॉस्पिटल Priorities hospitals are owned by individual, partnership, corporation, whose divided in share by the partner they can be। यानी जो नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, जो कि किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाए जा सकते हैं, ऐसे हॉस्पिटल जो है वो नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहलाते हैं, जिसमें मरीज को, पेशेंट को, क्लाइंट को फीस देनी पड़ती है पर इलाज कराने। तो ये इनको 3 में डिवाइड किया गया है, वॉलंटरी हॉस्पिटल, प्राइवेट नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। ये सब नॉन गवर्नमेंट होते हैं जो कि अपने खुद के व्यक्ति के हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाए जा सकते हैं, ये इस तरीके के हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स। हॉस्पिटल क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उद्देश्य, यानी उद्देश्य के आधार पर हॉस्पिटल को 5 में डिवाइड किया गया है। Based on objectives, hospitals can be classified into the following: टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल जहां पर पढ़ाई होती है और रिसर्च किया जाता है, मरीजों को एडमिट किया जाता है और वहां पर डॉक्टर्स जो है वो ट्रेनिंग करते हैं और रिसर्च करते हैं। दूसरा जनरल हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल जहां पर वो सरकारी या नॉन गवर्नमेंट हो सकता है, लेकिन वहां पर जनरल ट्रीटमेंट किया जाता है। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल जैसे कैंसर हॉस्पिटल है, ट्यूबरक्लोसिस का टीबी हॉस्पिटल है। तीसरा, चौथा, आइसोलेशन हॉस्पिटल। आइसोलेशन हॉस्पिटल जैसे अभी कोरोना चला था तो हमें मरीज को आइसोलेट करना है, अलग रखना है, बीमारी से अलग रखना है, तो वो आइसोलेशन हॉस्पिटल कहलाते हैं। और पांचवा, रूरल हॉस्पिटल। रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो हॉस्पिटल्स खोले जाते हैं उनको रूरल हॉस्पिटल कहते हैं। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द सिस्टम। सिस्टम के आधार पर हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं 3 में। अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हॉस्पिटल्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग: लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल, शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल और एक्यूट केयर हॉस्पिटल। यानी ये 3 पर हम डिवाइड कर रहे हैं। एक तो लॉन्ग टर्म यानी ऐसे हॉस्पिटल जिसमें लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलाया जाता है। शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल, कोई कैंप लगाया गया, वहां पर उस बीमारी कोई फैल रही है, उसका इलाज किया गया, फिर उसके बाद में वो दूसरी जगह लगा दिया, तो शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल। और एक्यूट केयर हॉस्पिटल, एक्यूट केयर हॉस्पिटल यानी जहां पर एक्यूट, तुरंत किसी बीमारी की देखभाल के लिए कैंप लगाए या हॉस्पिटल्स बनाए और फिर बाद में वो वहां से स्थगित कर दी गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से 3 में डिवाइड किया। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन के बाद में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट वाइज। फर्स्ट, प्रोवाइड हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। यानी हॉस्पिटल जो है उसका उद्देश्य होता है कि वहां पर एक अच्छी प्रकार की सेवा दी जा सके कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। यानी जिस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव यानी वहां पर हॉस्पिटल जो है वो पैसों के आधार पर उसको जैसी कॉस्ट है उस हिसाब से वहां पर केयर दी जा रही है, उसी हिसाब से वहां सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, इस तरीके से वहां सुविधाएं। दूसरा, प्रोवाइड क्वालिटी केयर बाय टीचिंग और मॉनिटरिंग क्लाइंट रेस्पॉन्स। यानी प्रोवाइड क्वालिटी केयर, एक अच्छी प्रकार की क्वालिटी दे जाना और वहां पर टीचिंग, मॉनिटरिंग करना, क्लाइंट रेस्पॉन्स करना, ये हॉस्पिटल का दूसरा उद्देश्य। तीसरा, प्रोवाइड क्वालिटी मैनेजमेंट थ्रू द कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन ऑफ क्लाइंट केयर थ्रू द रिव्यू प्रोसेस। यानी जब मरीज भर्ती रहेगा तो उसको सही तरीके से कंटिन्यूअस का इवैल्यूएशन किया जाएगा। अब जैसे फीवर का मरीज है, अब उसको हमने दवा देके घर भेज दिया, तो हम इवैल्यूएट तो नहीं कर सकते उसका कंटिन्यू इवैल्यूएशन कब होगा? जब वो वहां मरीज रहेगा। तो सुबह उसका इतना टेम्परेचर था, दोपहर में इतना था, शाम को इतना था, आज फायदा हुआ, कल कितना फायदा हुआ, ये सारी चीजें देख सकते हैं।
नेक्स्ट है प्रोवाइड नॉलेजेबल स्टाफ इन नंबर सफिशिएंट टू प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ केयर एंड फ्रीक्वेंसी विजिट इन द होम। यानी हॉस्पिटल का एक उद्देश्य होता है कि वहां पर एक नॉलेजेबल यानी कि वहां पर जीएनएमएस बीएससी नर्सिंग है यानी नॉलेजेबल यानी डिग्री वाला जो प्रोफेशनल नर्स है उनको वहां पर रखा जाता है स्टाफ को, और डॉक्टर्स होते हैं जो कि मरीज की केयर करते हैं। Next step, provide care and support for the terminally ill clients and families, including but not limited to फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल केयर एज दे डिजायर। यानी जैसी मरीज की जरूरत होती है उसके हिसाब से उसको सपोर्ट दिया जाता है, उसको केयर दी जाती है, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, स्पिरिचुअल हो सकती है, जैसी उसकी जरूरत हो उसके आधार। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोट द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिहेबिलिटेशन and independence through the restorative nursing care using a team approach and collaborating with therapy discipline as appropriate। यानी कि एक ऐसी क्वालिटी की हाईएस्ट क्वालिटी की देखभाल देना जैसी मरीज को जरूरत है उसके आधार पर एक टीम अप्रोच, यानी पर्टिकुलर वहां पर एक व्यक्ति काम नहीं करता है, वहां डॉक्टर है, स्टाफ है और अदर हेल्थ जो कर्मचारी हैं वो सभी मिलकर के उसको केयर करते हैं। एक सहयोगात्मक देखभाल होती है, एक डिसिप्लिन में और एक उपयुक्त देखभाल थेरेपी के अकॉर्डिंग जैसी उसको जरूरत है उस हिसाब से की। नेक्स्ट है प्रोवाइड होम केयर एज रेस्पॉन्सिबल अल्टरनेटिव टू एक्यूटली क्रॉनिकली एंड टर्मिनली इल क्लाइंट्स। यानी अगर कोई बीमार है जिसको एक्यूट डिजीज है उसके आधार पर उसको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, लंबे समय ट्रीटमेंट चलता है तो उसका ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, और टर्मिनली इल क्लाइंट यानी जो अंतिम क्षण जो सांस गिन रहा है जिसकी अंतिम स्टेज चल रही है डिजीज की उस कंडीशन में भी उसकी देखभाल की जा सकती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड एंड promote continuity of care for the client at home to and from hospital, nursing home and extended care facility। यानी हॉस्पिटल में मरीज की देखभाल की जा सकती है और उसको घर पर भी कंटिन्यू किया जा सकता है। घर पर आजकल बहुत फैसिलिटी हो गई है, घर पर ही नर्स को हायर किया जाता है और वहां पर भी केयर दी जा सकती है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल। अब नेक्स्ट हम बात करें डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? तो हॉस्पिटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो अब एक एक करके हम उनकी बात करते हैं। एक तो ओपीडी आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, जहां पर कि मरीज जो आता है वो काउंसलिंग होती है उसकी, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है और वो घर चला जाता है। वो ओपीडी डिपार्टमेंट होता है जहां पर कि डॉक्टर जो है वो काउंसलिंग करते हैं, डॉक्टर मरीज को देखते हैं, उसको दवा लिखते हैं और घर चला जाता है। दूसरा आईपीडी, आईपीडी मतलब इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, जहां पर मरीज को एडमिट किया जाता है उसको ठीक करने के लिए, उसको क्रमबद्ध तरीके से ट्रीटमेंट करने के लिए। तीसरा है मेडिसिन डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट जहां पर जो फिजिशियन के अंडर में होता है और वहां पर उसको मरीज को ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट है नर्सिंग डिपार्टमेंट, नर्सिंग डिपार्टमेंट जो कि नर्सिंग स्टाफ होता है वहां पर, वो सारे हॉस्पिटल्स में जो भी नर्सिंग स्टाफ होते हैं उनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है, नर्सिंग डिपार्टमेंट। इसके बाद में है पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट जहां पर के मरीज की जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं डायग्नोसिस करने के लिए, जांच करने के लिए, उसे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट होते हैं। और उसके बाद में रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है जो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी ये सारी चीजें जो फैसिलिटीज है उस डिपार्टमेंट को कहते हैं रेडियोलॉजिकल। इसके बाद में एक फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल में, जो कि दवाइयां जहां पर की मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन होती है, मेडिकल स्टोर्स होते हैं, वो फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है जहां पर स्टोर होता है, जो इमरजेंसी दवाइयां सारी रखी जाती हैं या जो भी मरीज के लिए दवाइयों की जरूरत है वो सारी उपलब्ध होती है, उसको हम फार्मेसी डिपार्टमेंट कहते हैं। एक डिपार्टमेंट होता है CSSM यानी सेंट्रल स्टेलाइट सप्लाई डिपार्टमेंट। इसके बाद में एक डिपार्टमेंट होता है डाइटरी डिपार्टमेंट, डाइटरी मतलब जो ये डिसाइड करता है कि मरीज को कौन से मरीज को किस तरीके की डाइट लेनी है, वहां पर उसके लिए जो खाने के लिए जो सामान तैयार किया जाता है अंडर डाइटिशियन, वो डिपार्टमेंट कहलाता है डाइटरी। इसके बाद में हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है जो उसको मैनेजमेंट करने के लिए जो डिपार्टमेंट होता है उसे हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। इसके बाद में सर्जिकल डिपार्टमेंट, जहां पर सर्जरीज होती हैं, जितनी भी सर्जरीज होती है जो सर्जन के अंडर में होती है उसको हम सर्जिकल डिपार्टमेंट कहते हैं। इसके बाद में आईसीयू, आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट होती है जहां पर क्रिटिकल जो मरीज होते हैं उनकी केयर के लिए डिपार्टमेंट होता है। इसके बाद में एनआईसीयू, एनआईसीयू मतलब
न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि जहां पर के जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, जहां पर के न्यूनेटल 1 महीने तक के बच्चे जो होते हैं, न्यूनेटल बोलते हैं, उनकी केयर की जाती है। जो सीरियस मरीज के बच्चे होते हैं उनको रखा जाता है। उसके बाद में ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी यानी कि जो कि महिलाओं से संबंधित बीमारियों के लिए और जो प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान जिनका ट्रीटमेंट होता है, उसके डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट। इसके बाद में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजी यानी हार्ट, हार्ट से रिलेटेड बीमारी के जो मरीज का डिपार्टमेंट होता है उसको हम कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। इसके बाद में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी ब्रेन से रिलेटेड पूरा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज के लिए डिपार्टमेंट होता है उसे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। उसके बाद में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑन्को मतलब कैंसर, कैंसर के जो मरीजों का जहां पर ट्रीटमेंट होता है उसको ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। इसके बाद में एक होती है बर्न यूनिट, यहाँ पर के जले हुए जो पेशेंट्स होते हैं, बर्न पेशेंट, उनकी केयर की जाती है। अब बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स के फंक्शंस क्या होते हैं? आउटडोर पेशेंट सर्विसेज, हमने ओपीडी बताया था आपको, ये हॉस्पिटल का एक फंक्शन है। इंडोर पेशेंट केयर होती है और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, डिजीज बीमारियों की डायग्नोसिस, क्योंकि किसी भी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं कब, जब हम उसकी सही तरीके से डायग्नोसिस कर सके और ट्रीटमेंट कर सके। तो हॉस्पिटल में भी हमने डिपार्टमेंट बताया था, डायग्नोसिस के डिपार्टमेंट के लिए पैथोलॉजी होती है, रेडियोलॉजी होती है, तो उनके द्वारा हम बीमारियों को पता करते हैं। तो वो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ये कार्य भी हॉस्पिटल में ही होता है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, बीमारियों की रोकथाम के लिए हाइजीन, काउंसलिंग, ये सारी चीजें मरीज को समझाई जाती हैं। न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन, ये सारी फैसिलिटीज जो होती हैं वो हॉस्पिटल में होती हैं। इसके बाद में रिहेबिलिटेशन केयर, यानी मरीज जो है उसको पहले जैसी स्थिति में ले जाने के लिए, जैसे कि फिजियोथेरेपी देनी है, काउंसलिंग करनी है, वो सारी चीजें भी वहां पर होती हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च, ये फैसिलिटी भी हॉस्पिटल में होती है, ये भी एक हॉस्पिटल का कार्य है। मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी मेडिकल एजुकेशन यानी डॉक्टरों की शिक्षा दी जाती है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन का मतलब प्रिवेंटिव रोकथाम वाली जो कार्य है इम्यूनाइजेशन, यानी बीमारी को रोकने से रोकने के लिए जो इम्यूनाइजेशन टीकाकरण किया जाता है, चाहे वो बीसीजी का हो, एमएमआर हो, जो भी बीमारियां उनके लिए जो भी वैक्सीनेशन है वो सब हॉस्पिटल्स में लगता है। इसके बाद में काउंसलिंग की जाती है, ये हॉस्पिटल्स के फंक्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा हॉस्पिटल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हम आएंगे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।